हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अल्फ्रेड वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति और आइसोस्टेसी के बारे में पढ़ा था। उससे आगे आज का हमारा टॉपिक पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागरों और पर्वतों के निर्माण से संबंधित है। अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। तो उससे पूर्व एक संदेश हम सबके लिए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। हमें हमारी तरफ से वृक्षारोपण करके इस पृथ्वी को खुशहाल बनाना है। पृथ्वी पर वृक्षारोपण करना है, तो हम सबको इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। आज का हमारा टॉपिक अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। तो हम इसे शुरू करने से पहले पृथ्वी के उचावच के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी पर जितने भी ऊंचे-नीचे भूभाग हम देखते हैं, वो सब के सब उचावच हैं। यानी पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महाद्वीप, ये सब के सब पृथ्वी पर उचावचीय रूप हैं। और पृथ्वी पर उचावचों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, 3 श्रेणियों में बाँट सकते हैं। प्राथमिक उचावच, महाद्वीप और महासागर जो होते हैं, ये प्राथमिक उचावच हैं। हमारी पृथ्वी पर इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। मैप में देखें तो 7 महाद्वीप, एशिया, इसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हमारी पृथ्वी पे मौजूद हैं। और 4 प्रमुख महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और आर्कटिक या उत्तरी सागर। ये 4 प्रमुख महासागर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसके अलावा अनेक छोटे-बड़े सागर भी मौजूद हैं, जैसे कि ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर, ये अरब सागर, हिंद महासागर का पार्ट, बंगाल की खाड़ी, चीन सागर, ये कैरिबियन सागर। तो इस तरह से और छोटे कई सागर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्राथमिक श्रेणी के उचावच हैं, प्रथम श्रेणी के उचावच हैं। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। फिर इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की वजह से, भूगर्भिक शक्तियों की वजह से इन महाद्वीप, महासागरों के ऊपर विभिन्न तरह के, विभिन्न प्रकार के उचावचों का निर्माण हुआ। उनमें पर्वत, पठार, मैदान, सागर तली में मौजूद जितने भी भू आकृति हैं, भू आकार हैं, जैसे कि मगन तट, मगन ढाल, गहन सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त एवं द्रोणियां, मध्य महासागरीय कटकें, ज्वालामुखी और भूकंप द्वारा निर्मित भू आकार। यानी वे सभी भू आकार जो भूगर्भिक घटनाओं द्वारा, विवर्तनिक घटनाओं द्वारा प्राथमिक श्रेणी के उचावचों पर निर्मित होती है, उनको हम द्वितीयक श्रेणी के उचावच कहते हैं। फिर इन प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उचावचों का अनाच्छादन की प्रक्रिया द्वारा, यानी डेनुडेशन की प्रक्रिया द्वारा इनमें कटाव होता है, यानी इनका अपर्दन होता है, इनकी टूट-फूट होती है और इनसे प्राप्त जो मलबा होता है, अवसाद होता है, उसका जगह-जगह पर निक्षेपण होता है। तो उससे भी तरह-तरह के भू आकार बनते हैं। उन्हें हम कहते हैं तीसरी श्रेणी के उचावच, तृतीयक उचावच। यानी अपक्षय और अपर्दन के प्रक्रमों द्वारा, अपक्षय और अपर्दन के प्रक्रम यानी बाहरी शक्तियां, एक तरह से तृतीयक उचावच जो है वो बाहरी शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं, जो धरातल की ऊपरी सतह पर कार्य करती हैं। और ये क्या करती हैं कि प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के उचावचों का को काट-छाँट करती है और उस प्रक्रिया के दौरान ये विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये कहलाते हैं तृतीय श्रेणी के उचावच। जैसे कि बाहरी प्रक्रम कौन-कौन से हो गए? नदियाँ हो गई, हिमनद हो गए, पवने, सागरीय लहरें, भूमिगत जल, ये सब के सब बाहरी
प्रक्रम है और इनके द्वारा जितनी भी भू आकृतियां बनती हैं वो सारी की सारी तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि वेगनर से संबंधित है वो प्राथमिक और द्वितीयक खास करके महाद्वीप महासागर और पर्वत निर्माण से संबंधित है। तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत दिया था उससे पूर्व भी हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से संबंध दो प्रकार की विचारधाराएं, दो प्रकार की जो थ्योरी थी वो प्रचलित थी। एक है संकुचनवादी विचारधारा। संकुचनवादी विचारधारा ये मानती है कि हमारी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, यानी पृथ्वी अपनी बाल्यावस्था में तप्त गोले के रूप में थी, आग के गोले के रूप में थी और धीरे धीरे वो ठंडी होती गई। सबसे पहले उसकी ऊपरी सतह जो है वो ऊपरी परत जो है वो ठंडी हुई और ऊपरी परत के ठंडे होने से उसमें सिलवटें पड़ी, जैसे दूध पर मलाई जमती है ठीक उसी प्रकार से उसमें सिलवटें पड़ी और उन सिलवटों के पड़ने से ऊंचे उठे भाग जो है वो तो महाद्वीप बन गए और सिलवटों के नीचे भाग जो थे वो सागर महासागर बन गए। और इसी पृथ्वी के सिकुड़ने की वजह से यानी संकुचन की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर हलचलें उत्पन्न हुई। कहने का मतलब महाद्वीप और महासागरों में गति उत्पन्न हुई और उसी गति की वजह से संपीड़न और तनाव जैसे बलों की उत्पत्ति हुई, यानी कंप्रेशन और टेंशन जैसे फोर्स जो है उनकी उत्पत्ति हुई और उन्हीं से हमारी पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण हुआ या अन्य भूगर्भीय घटनाएं घटित हुई। तो संकुचनवादी विचारधारा मानती है कि पृथ्वी अपने निर्माण से आज तक ठंडी हो रही है, इसकी ऊपरी सतह ठंडी हो गई लेकिन अंदर से अभी भी ये गर्म है और इसी संकुचन की वजह से हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। इनमें यानी संकुचनवादी विचारधारा को मानने वाले जो विद्वान थे उनमें लॉर्ड केल्विन, लेपवर्थ, लव, डी ब्यूमाउंट, ग्रेगरी और क्रोबर, ये वो प्रमुख विचारक थे जो कि संकुचनवादी विचारधारा को मानते थे। दूसरी विचारधारा महाद्वीपीय विस्थापन की विचारधारा है जो ये कहती है कि पृथ्वी पर जो संपीड़न और तनाव के बलों की उत्पत्ति होती है वो महाद्वीपों और महासागरों के विस्थापन की वजह से होती है। यानी ये मानती है विचारधारा कि महाद्वीप और महासागर जो है वो स्थायी नहीं है बल्कि गति करते रहते हैं और उनकी गति की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर तनाव और संपीड़न की शक्तियां उत्पन्न होती हैं जिनकी वजह से भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट होता है और उसी अर्थ मूवमेंट से विभिन्न प्रकार के भू आकार यानी महाद्वीप महासागर पर्वत पठार इन सब का निर्माण होता है। इस विचारधारा यानी महाद्वीपीय विस्थापन की विचारधारा को मानने वाले विचारकों में एफ.बी. टेलर, एंटोनियो स्नाइडर, वेगनर, होम्स और वर्तमान जितने भी भूगर्भवेता या जो वैज्ञानिक हैं खास करके जो प्लेट टेक्टोनिक्स में विश्वास करते हैं वो सारे के सारे इस महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी में विश्वास करते हैं। हम अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। तो अल्फ्रेड वेगनर से पहले महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी जो है, महाद्वीपीय विस्थापन का विचार जो है वो एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद एफ.बी. टेलर ने भी अपने महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी विचार दिए जो 1905 में उन्हें प्रस्तुत किए। अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मनी के एक जलवायु शास्त्री थे, जलवायु विज्ञानी थे, इन्होंने सबसे पहले 1912 में, उसके बाद 1915 में अपने महाद्वीपीय विस्थापन विचार दिए। लेकिन चूंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था तो किसी का ध्यान उनकी इस थ्योरी पे नहीं गया। इन्होंने फिर से अपने इस विचार को 1920 में लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखा। अल्फ्रेड वेगनर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जलवायु शास्त्री थे, इनके सामने मुख्य समस्या थी विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन की और इसी मूल समस्या का वो समाधान खोज रहे थे, इसी मूल समस्या का वो अध्ययन कर रहे थे। तब उन्हें कई इस प्रकार के प्रमाण मिले जिसकी वजह से उन्हें ये थ्योरी जो है वो गढ़नी पड़ी। वेगनर ने दो संकल्पनाएं अपने इस अध्ययन में, दो संकल्पनाएं वो लेकर चले, दो हाइपोथेसिस लेकर चले। पहले उन्होंने ये मानी
कि अगर ये मान लिया जाए कि महाद्वीप और महासागर आज जहां है वहीं पर हमेशा से थे, तो इसका मतलब कि यानी पृथ्वी पर उन्होंने ये पाया कि जगह जगह पर जलवायु में परिवर्तन हुए हैं। तो ये परिवर्तन कैसे हुए हैं? तो इस जलवायु परिवर्तन के की समस्या का वो समाधान कर रहे थे, तब उन्होंने दो हाइपोथेसिस जो है वो गढ़ी। एक तो उन्होंने ये कहा कि महाद्वीप महासागर आज जहां है वहीं पर हमेशा से मौजूद थे, जलवायु कटिबंध जो है ये स्थानांतरित होते गए, तो इसलिए कभी महाद्वीप जो है वो यानी किसी महाद्वीप पर शीत कटिबंध आ गया, तो कभी किसी महाद्वीप पर उष्ण कटिबंध आ गया। लेकिन इसके संबंध में उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिले। और दूसरी उन्होंने जो हाइपोथेसिस की वो ये थी कि जलवायु कटिबंध जो है वो स्थिर रहे हैं, लेकिन जो महाद्वीपीय भाग है, स्थल भाग जो है उनका स्थानांतरण हुआ है। और वेगनर ने अपनी इसी दूसरी हाइपोथेसिस को आधार मानकर अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। वेगनर ने अपने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाने के लिए महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित बल को भी बताया कि कौन से बलों की, कौन सी शक्तियों की वजह से, कौन से फोर्स की वजह से इन महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है। तो उन्होंने दो प्रकार के फोर्स बताए। एक बताया गुरुत्व बल एवं पलवनशीलता बल। गुरुत्व बल एवं पलवनशीलता बल, ये आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये दिखाया गया। एक तैरती हुई वस्तु पर ये गुरुत्व बल और पलवनशीलता बल जो है वो कार्यशील होता है। गुरुत्वाकर्षण और उसको केंद्र से यानी केंद्र की ओर खींचने वाला बल और केंद्र से दूर धकेलने वाला बल, ये जो दोनों बल हैं, इन दोनों बल की वजह से किसी वस्तु का संतुलन बैठता है। तो इस बल की वजह से उन्होंने ये बताया कि गुरुत्व बल और पलवनशीलता बल की वजह से महाद्वीपों का विखंडन यानी महाद्वीपों के टुकड़े हुए और उसका भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ। यानी महाद्वीप इस बल की वजह से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह करते हैं। दूसरा बल, यहाँ इस डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में भी आप देखिए एक तैरती हुई नाव दिखाई गई है। इस नाव पे ये बल लगता हुआ दिखाया गया है। तो ये फोर्स यानी गुरुत्व बल और पलवनशीलता बल इस पर दिखाया गया है। दूसरा उन्होंने जो बल बताया वो था ज्वारीय बल। चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्ति की, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से हमारी पृथ्वी का लिक्विड जो है वो चंद्रमा और सूर्य की तरफ आकर्षित होता है। इसी को बोलते हैं ज्वारीय बल। तो वेगनर ने इस बल को भी महत्वपूर्ण बताया महाद्वीपों के विस्थापन में। उनके अनुसार इस बल की वजह से जो पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग हैं उनका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह होता है। तो ये दो बल जो है वेगनर ने बताए महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित। चलिए अब बात करते हैं वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की रूपरेखा के बारे में। तो वेगनर ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तीन परतों का बना हुआ है, सियाल, सीमा और निफे। आगे वो कहते हैं कि सियाल जो है वो बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रही है। वेगनर ये कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग से पहले जो सभी महाद्वीप जो थे वो एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जिसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। तो कार्बोनिफेरस युग से पहले सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में मौजूद थे और इसके चारों ओर विशाल जल राशि थी जिसको उन्होंने नाम दिया पेंथालासा। ये आप देखिए इस डायग्राम में कि ये पेंजिया का स्वरूप है कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया और यूरोप, ये सब के सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इसी को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। ये पूरा का पूरा जो विशाल भूखंड था इसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। इस पेंजिया पर इस तरह से जैसे आप देख रहे हो छोटे छोटे सागर थे, छोटे छोटे भूसनतियां या सागर मौजूद थे, जगह जगह पर ये मौजूद थे। और इस पेंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि आप देख पा रहे हो, ये पेंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि थी जिसको उन्होंने नाम दिया पेंथालासा। इस डायग्राम में भी आप देखिए पेंजिया दिखाया गया है, सभी महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे ये पेंजिया और ये देखिए ये पेंथालासा, ये सारे जो महासागरीय भाग है ये पेंथालासा कहलाया। इस पेंजिया के दो पार्ट थे, एक लोरेशिया या अंगारा लैंड यानी पेंजिया का जो उत्तरी भाग था जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा,
यूरोप और एशिया, ये जो पार्ट थे, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया, ये जो पार्ट थे ये कहलाया लोरेशिया या अंगारा लैंड, उत्तरी भाग। और इसका जो दक्षिणी भाग था वो कहलाया गोंडवाना लैंड, पेंजिया का दक्षिणी भाग, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मौजूद थे। ये कहलाया गोंडवाना लैंड। उस समय जो दक्षिणी ध्रुव था, यानी कार्बोनिफेरस युग में जो दक्षिणी ध्रुव था, जो वर्तमान अफ्रीका में डरबन या नेटाल है, उस नेटाल के पास मौजूद था। यानी यहाँ कहीं ये नेटाल बनता है, यहाँ पर मौजूद था। इस मैप में आप देखिए, यहाँ पर बनता था उस समय का दक्षिणी ध्रुव। तो कार्बोनिफेरस युग से वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो शुरू होता है। तो कार्बोनिफेरस युग में सबसे पहले क्या हुआ, पलवनशीलता बल या एवं गुरुत्व बल के कारण क्या हुआ कि पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। कौन कौन से, लोरेशिया या अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। इस डायग्राम में आप देखिए, ये आप देख पा रहे हो कि ये दो भागों में विभाजन इसका हो रहा है। ये आप यानी इस एनिमेशन में देखिए कि ये बीच का भाग जो है ये यहाँ से टूट रहा है। किस बल की वजह से, गुरुत्व बल या पलवनशीलता बल की वजह से ये महाद्वीपीय भाग जो है ऊपर की ओर और ये महाद्वीपीय भाग जो है नीचे की ओर गति करने लगे। तो बीच का ये भाग खाली हो गया, रिक्त हो गया। तो ऊपर का भाग कहलाया लोरेशिया या अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। इनके जो बीच का भाग था, ये जो मध्य का भाग आप देख रहे हो, इसमें पेंथालासा का जल भर गया और बन गया एक सागर जिसको नाम दिया टेथिस सागर। इसे कहते हैं टेथिस का खुलना। फिर इसके बाद जुरेसिक युग में क्या हुआ कि ज्वारीय बल के कारण, जुरेसिक युग में ज्वारीय बल के कारण गोंडवाना लैंड का विभाजन भी शुरू हो गया। जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, इन दोनों का विभाजन भी शुरू हो गया। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम दिशा में, यानी दक्षिणी अमेरिका जो था वो गोंडवाना लैंड से टूटकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो गया। और ऐसा हुआ ज्वारीय बल के कारण, चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल के कारण दक्षिणी अमेरिका टूटकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो गया। और जैसे दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना लैंड से टूटा तो उनके बीच जो रिक्त जगह थी उसमें पेंथालासा का जल भर गया और बना दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसी प्रकार अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी टूटकर विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो गए, प्रवाहित होने लगे। इसी समय, इसी यानी जुरेसिक युग में उत्तरी अमेरिका और अंगारा लैंड का विभाजन भी हो गया। यानी उत्तरी अमेरिका जो है वो अंगारा लैंड से टूट गया और ये भी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। जैसे ये उत्तरी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुआ तो निर्मित हुआ उत्तरी अटलांटिक सागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का निर्माण शुरू हो गया। दोनों अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दोनों अमेरिका जो थे वो टूटकर प्रवाहित पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो गए। तो इनके बीच में अटलांटिक महासागर बना, लेकिन उसका आकार जो है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में है। तो इसका कारण था दोनों अमेरिका की असमान गति। यानी उत्तरी अमेरिका जो वो तेजी से आगे बढ़ा, जबकि दक्षिणी अमेरिका जो उसकी गति धीमी रही। इस वजह से अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार के रूप में बन गया। ये आप देखिए, यहाँ पे ये दिखाया गया है आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन किस तरह से, ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो। इस डायग्राम में किस तरह से ये एनिमेशन में कि ये विभाजन हुआ, यहाँ से ये विभाजन हुआ। उत्तरी अमेरिका जो था ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुआ, दक्षिणी अमेरिका जो था वो भी ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुआ और इनके बीच में ये एस आकार में अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। क्रिटेशियस युग में, इसके बाद क्रिटेशियस युग में अगली घटना घटित हुई और प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर और ऑस्ट्रेलिया का प्रवाह हो गया। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये भी गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लग गया। ऑस्ट्रेलिया भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा और हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो क्रिटेशियस युग से पहले हिंद महासागर नहीं था, हिंद महासागर का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। ये देखिए, आप ये देख पा रहे हो दूसरे डायग्राम में, आप देखिए कि ये दक्षिणी अमेरिका टूटकर अलग हुआ, दक्षिणी अटलांटिक महासागर बना। फिर गोंडवाना लैंड से टूटकर भारत अलग हुआ और ऊपर की तरफ जाने लगा,
ये हिंद महासागर का निर्माण शुरू हो गया। अंटार्कटिका भी प्रभावित हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हो गया और बीच में ये हिंद महासागर का निर्माण शुरू हो गया। तो ये हिंद महासागर का इस तरह से निर्माण हुआ। आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण जो है वो स्थल भागों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ। अब पैंथालासा जो कि प्रारंभिक महासागर था, उस पर चूंकि चारों दिशाओं से स्थल भागों का अतिक्रमण हो रहा था, तो उसका आकार लगातार सिकुड़ने लगा और वो आज के हमारे वर्तमान प्रशांत महासागर के रूप में शेष बच गया। महाद्वीपों का, वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का ये जो प्रवाह है, ये प्लायोसिन युग तक चलता रहा और वर्तमान स्वरूप में प्लायोसिन युग में हमारे महाद्वीप महासागर वर्तमान स्वरूप में आ गए। ये देखिए, आप इसमें दिखाया गया, इस डायग्राम में आप देखिए कि ये सबसे पहले ये पेंजिया का रूप दिखाया गया, जिसमें कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके चारों ओर पैंथालासा मौजूद है। फिर ये कार्बोनिफेरस युग में जो इसका दो भागों में विभाजन हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, बीच का भाग कहलाया टेथिस सागर। तो बीच में टेथिस सागर बना, तो ये टेथिस सागर का खुलना कहते हैं इसको। फिर इसके बाद देखिए आगे जुरेसिक युग में क्या हुआ कि जुरेसिक युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन शुरू हो गया, यानी दक्षिणी अमेरिका जो है वो टूटकर गोंडवाना लैंड से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुआ और बीच में ये बन गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका भी टूटकर जो है वो प्रवाहित होने लग गया और बना उत्तरी अटलांटिक महासागर। अंटार्कटिका जो है वो टूटकर प्रवाहित हुआ, अफ्रीका टूटकर ऊपर की ओर जाने लगा, इंडिया जो है ये भी टूटकर ऊपर की ओर जाने लगा और ऑस्ट्रेलिया टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो गया। तो यहाँ देखिए कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम दिशा में जाने की गति तेज थी, दक्षिणी अमेरिका की धीमी थी, तो इस वजह से अटलांटिक महासागर ऐसा आकार में बना। अफ्रीका जो है वो टूटकर जाकर कहाँ टकराया, यूरोप और एशिया के नीचे जाकर टकराया और ये जो भूमध्य सागर है उस टेथिस का ये अवशेष माना जाता है, छोटे से इस सागर के रूप में, यानी टेथिस जो है छोटे से सागर के रूप में बच गया। इंडिया जो है यहाँ से टूटकर एशिया के नीचे जा टकराया, ऑस्ट्रेलिया दूर खिसक गया और यहाँ इनके बीच में ये बन गया, इस डायग्राम में देखिए आप, ये हिंद महासागर। तो प्लायोसिन युग तक ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो गई और वर्तमान महाद्वीप और महासागरों की हमारी स्थिति हमें प्राप्त हो चुकी थी। अब वेगनर के सामने ऐसी कई समस्याएं आई, तो जैसे जैसे समस्या आती गई वेगनर उनके समाधान भी बताते गए। एक समस्या आई समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति, आइसलैंड आर्क्स की उत्पत्ति। अगर हम विश्व मैप में देखें तो यहाँ आप देखिए कि एक तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं पूर्वी द्वीप समूह, जिनको हम इंडोनेशियाई द्वीप समूह कहते हैं, जापान, क्यूराइल और ये इंडोनेशियाई द्वीप समूह। एक तो यहाँ पर द्वीप समूह मौजूद है, दूसरा यहाँ मौजूद है पश्चिमी द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह। जब वेगनर से पूछा गया कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो वेगनर ने इनका एक नया समाधान प्रस्तुत किया। वेगनर का यह मानना था कि एशिया जब पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हो रहा था, तो उसके कुछ किनारे जो हैं ज्वारीय बल की उन पर रगड़ ज्यादा लगी, ज्यादा उस पर जोर लगा ज्वारीय बल का, इस वजह से वो पीछे छूट गए और पीछे छूटने की वजह से बन गए स्खालिन, क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन जैसे द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह हैं ये सारे के सारे उन महाद्वीपों के ही भाग हैं। ये महाद्वीप जब पश्चिम दिशा की ओर, मैप में आप देखिए कि पश्चिम दिशा की ओर जब गति कर रहे थे, तो ज्वारीय बल की वजह से ये सारे के सारे भाग पीछे छूट गए और बन गए पूर्वी द्वीप समूह। इसी प्रकार जब दोनों अमेरिका का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हो रहा था, तो उसी ज्वारीय बल की वजह से ये जो भाग है कैरिबियन द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, इस पर ज्वारीय बल ज्यादा काम कर गया और ये पीछे रह गया, अमेरिका जो है वो आगे निकल गए, तो निर्मित हो गए पश्चिमी द्वीप समूह। ये आप देखिए इस डायग्राम में, ये आपको वर्तमान स्थिति जो हमारी वो दिखाई गई है कि किस प्रकार से वर्तमान कंडीशन में ये हमारे मौजूद हैं। नेक्स्ट, अब उनसे वेगनर से पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया कि वर्तमान वलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वेगनर ने जो वर्तमान वलित पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति की समस्या का समाधान भी बताने का प्रयास किया। उन्होंने रॉकीज और एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि जब दोनों अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह कर रहे थे, तो जो सीमा की परत है उसने
इन महाद्वीपीय यानी सियाल की परत के रास्ते में रुकावट डाल दी, जिससे महाद्वीपों के दोनों किनारे ऊपर उठ गए और वलित होकर रॉकीज और एंडीज पर्वतों में बदल गए। ये देखिए आप, ये एंडीज पर्वत की उत्पत्ति के बारे में कि जब अमेरिकी जो अमेरिका महाद्वीप जो थे पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो ये इस सीमा की परत ने रुकावट डाली तो ये उसके किनारे ऊपर उठ गए और बन गए एंडीज पर्वत। हिमालय और आल्पस और एटलस पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया कि एशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत, एशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत भूमध्य रेखीय प्रवाह से, यानी जब ये ऊपर की तरफ गति कर रहे थे, तो एशिया और अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में जो 33 भूस्नति थी, उस 33 भूस्नति में जो मलबा जमा था, उस मलबे पर संपीड़न पड़ा यानी दबाव पड़ा और वो मोड़ में बदल गए और बन गए हिमालय, आल्पस और एटलस पर्वत। ये आप देखिए कि एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ ये अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो बीच में जो मलबा जमा था इनके बीच में 33 सागर में, उस पर दबाव पड़ा और वो बन गया हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत और एटलस पर्वत। ये हिमालय की उत्पत्ति आप देखिए। ये इंडियन प्लेट, तो इंडियन भाग जो है ये इंडियन भूखंड है और ये एशियाई भूखंड है। इससे आके यहाँ ये टकराया, इसके बीच में जो 33 भूस्नति थी उसके अवसादों में वलन पड़ा और बन गया हिमालय पर्वत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बारे में। वेगनर से कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बारे में पूछा गया कि उस समय जो कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण हुआ था उसके अवशेष जो हैं वो आज जिन महाद्वीपों पर मिलते हैं वो महाद्वीप एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये कैसे संभव हुआ? तो वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के जो देखें इनके जो प्रमाण हैं वो प्रमाण दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न महाद्वीपों पर मिलते हैं। कौन कौन से महाद्वीपों पर? दक्षिणी गोलार्ध में साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों पर ये प्रमाण पाए जाते हैं। इस मैप में आप देखिए, ये था कार्बोनिफेरस युग का हिमानीकरण का क्षेत्र। और इन महाद्वीपों पर ग्लासोपट्रिस नामक वनस्पति के फॉसिल्स भी पाए जाते हैं एक साथ ही इन पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतने हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इन महाद्वीपों पर इसके प्रमाण पाए जाते हों? तो वेगनर ने यह बताया कि उस समय कार्बोनिफेरस युग में जो दक्षिणी ध्रुव था वो वर्तमान अफ्रीका में जो नेटाल या डरबन है वहां था। वो नेटाल डरबन, ये देखिए इस मैप में यहाँ बनता है, यहाँ था। यहां से इस हिमानीकरण की शुरुआत हुई और विभिन्न दिशा में हिम चादर फैलती गई। विभिन्न दिशाओं में हिम चादर जो है वो फैलती गई, क्योंकि उस समय सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो हिम के प्रभाव क्षेत्र में आ गए। बाद में जब इनका विभाजन हुआ तो ये इनके परमाणु सहित ही ये भूखंड जो है वो विभिन्न दिशाओं में गति करके वर्तमान स्थिति में पहुंच गए, लेकिन उसके परमाणु उन पर आज भी मौजूद हैं। तो ये हिम चादर का फैलाव जो है वो दक्षिणी ध्रुव यानी नेटाल से हुआ था, और उसका कारण ये कि ये जो यानी इन पर जो ये प्रमाण मिलते हैं उसका कारण ये कि ये पहले आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर ने अपने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सही साबित करने के लिए इसके पक्ष में कई प्रमाण दिए। वो देखिए कौन कौन से प्रमाण थे, कौन कौन से एविडेंस थे। एक तो जो कॉन्टिनेंटल एड्स, उसके किनारे जो हैं उन किनारों को आपस में जोड़कर बताने का प्रयास किया गया, जिसको जिगसा फिट कहते हैं। यानी जैसे पजल होता है, पजल में हम टुकड़े जोड़कर उनको पजल को कंप्लीट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से विश्व के विभिन्न महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया निर्माण का प्रयास किया गया कि इस तरह से वो आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा प्रमाण उन्होंने सेम फोसिल्स का दिया कि विभिन्न महाद्वीपों में एक प्रकार के जैविक और वानस्पतिक प्रमाण पाए जाते हैं, जो भी ये बताते हैं कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तीसरा प्रमाण उन्होंने क्लाइमेट का दिया, क्लाइमेट खास करके कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का दिया कि कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के दौरान सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे और उसके प्रमाण विभिन्न महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। और एक प्रमाण उन्होंने रॉक यानी चट्टानी संरचना के बारे में दिया, विभिन्न जो समय में बनी जो पर्वत श्रेणियां हैं और उनकी जो
चट्टानें, उन चट्टानों में विभिन्न महाद्वीपों में समानता मिलती है। तो ये कुछ प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए अपने वैज्ञानिक ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सही साबित करने के लिए। देखिए जिग्सा फिट, ये जो अफ्रीका महाद्वीप मैप में आप देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में ये जो आप देख रहे हो, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये ब्राजील उभार, और अफ्रीका महाद्वीप के ये जो आप खाड़ी देख रहे हो, इसमें दोनों को आपस में एक दूसरे से सटाया जा सकता है। ऐसे लगता है कि जैसे एक दूसरे से टूटकर अलग हुए। इसी प्रकार जो ये अफ्रीका का शृंग इसको बोलते हैं, इस भाग में अरेबिया जो है वो आराम से पूरा फिट बैठता है। और यहाँ देखिए मेडागास्कर भी अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था, तो यहाँ ये मेडागास्कर फिट बैठता है। मेडागास्कर के साथ ये इंडिया यहाँ इसके साथ लगा हुआ था, ये फिट बैठता है। अंटार्कटिका महाद्वीप इंडिया और अफ्रीका के साथ यहाँ पर ये फिट बैठता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंटार्कटिका के साथ यहाँ पर फिट बैठता है। इसको बोलते हैं जिग्सा फिट। तो यानी ये सभी महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनको वापस जोड़ा जा सकता है। एक प्रमाण उन्होंने ये दिया। दूसरा, फॉसिल्स और बायोलॉजिकल एविडेंस उन्होंने दिए कि डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां जो हैं उनके अवशेष इन महाद्वीपों पर यानी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। तो ये जो प्रमाण है इन पर मिलना ये साबित करता है कि कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इस वजह से ये जो परजीव है, ये जीव विचरण करते थे इन सभी महाद्वीपों पर, और इनके विघटित होने के बाद में फिर ये इनके टूटने के बाद में इनके प्रमाण इन पर बने रह गए और ये दूर दूर चले गए। फॉसिल्स जो है यानी खास करके ग्लासोपट्रिस वनस्पति जो है वो भी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। तो इस वनस्पति का भी यही उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि सब आपस में जुड़े हुए थे, तब इस क्षेत्र में ये वनस्पति फैली हुई थी। यानी इस पूरे क्षेत्र में ये वनस्पति फैली हुई थी और बाद में ये टूटकर अलग हो गए। तो ये इसके जो फॉसिल्स हैं वो इन पर इस वजह से मिलते हैं। ये कुछ एविडेंस और आप देखिए, ये जियोलॉजिकल एविडेंस है, यानी उत्तरी अमेरिका के इस भाग की चट्टानी संरचना को अगर हम देखें, शेलों की संरचना को देखें, और यूरोप के पश्चिमी भाग के इन शेलों की संरचना को यूरोप के पश्चिमी भाग की शेल संरचना को यदि हम देखें, इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भागों की शेल संरचना और पूर्वी तटीय भागों की शेल संरचना और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय शेल संरचना को देखें तो वो बिल्कुल सेम है, यानी एक ही जैसी चट्टानों से वो बनी हुई है। तो ये भी बताती हैं कि सारे के सारे जो भाग थे कभी आपस में जुड़े हुए थे, बाद में ये टूटकर अलग हुए हैं। दूसरा प्रमाण आप ये देखिए माउंटेन रेंज के बारे में। उत्तरी अमेरिका का ये जो पश्चिमी तट है यहां पर मौजूद है कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत श्रेणियां। इसी प्रकार से जो यूरोप का पश्चिमी तट है यहां पर भी मौजूद है कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत श्रेणियां। इन सभी पर्वतों के मैप में आप देखो, इन सभी पर्वतों की दिशा एक सी है, इनकी चट्टानी संरचना तो एक सी है ही, साथ ही इनकी दिशा भी एक सी है। ऐसा लगता है कि इनको तोड़कर अलग कर दिया गया हो। तो ये भी साबित करता है कि सभी महाद्वीप जो आपस में जुड़े हुए थे बाद में टूटकर अलग हो गए। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में भी यहाँ पर मौजूद ये जो पठारी भाग है, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ मौजूद ये जो पठारी भाग है, ये भी क्या है, एक दूसरे से दिशा के रूप में और चट्टानी संरचना के रूप में समता रखते हैं। फिर ये कार्बोनिफेरस हिमानीकरण आप ऊपर देखिए, इसमें इसी डायग्राम में ऊपर यहाँ ये कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के प्रमाण है। आज कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ इस भाग में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के प्रमाण, भारत में कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के प्रमाण, ऑस्ट्रेलिया में कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के प्रमाण, और अंटार्कटिका में। तो इसका मतलब कि ये देखिए इस दूसरे आप डायग्राम में देखिए कि सभी के सभी आपस में कभी जुड़े हुए थे, और अफ्रीका के नेटाल से यहाँ से ये चारों दिशाओं में हिमानीकरण हुआ और बाद में ये सभी के सभी टूटकर अलग हो गए। ये कुछ जो है एक प्रमाण और दिए गए, फॉसिल्स और बायोलॉजिकल प्रमाण, जो अभी में हम बात कर चुके हैं कि ये फॉसिल्स और बायोलॉजिकल जो प्रमाण मिलते हैं ये भी ये साबित करते हैं कि सभी महाद्वीपीय भाग आपस में एक दूसरे से कभी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से अंटार्कटिका में कोयले के प्रमाण मिलना,
अलास्का में कोयला मिलना, वर्तमान में यदि देखें तो वर्तमान में अंटार्कटिका और जो अलास्का है ये बर्फीले क्षेत्र हैं। कोयला वहां मिलता है जहां घनी वनस्पति मिलती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भाग जो थे कभी गर्म जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में थे, तब यहाँ कोयला बना था और उसके प्रमाण आज भी यहाँ मिलते हैं। तो ये भी ये साबित करता है कि महाद्वीपीय भाग जो है वो स्थिर नहीं है बल्कि गति करते हैं। इसी तरह से अगर एक और हम समता देखें तो दक्षिणी अमेरिका में मिलने वाले स्वर्ण भंडार, सोने के भंडार, अफ्रीका महाद्वीप में मिलने वाले सोने के भंडार और भारत में मिलने वाले सोने के भंडार जो हैं ये एक ही दिशा में है। यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारत के स्वर्ण भंडार जो हैं वो एक ही लाइन में, एक ही रेखा में है। ये भी बताते हैं कि भंडार एक ही है, बाद में ये टूटकर अलग हो गए थे। तो ऐसे बहुत से प्रमाण जो है वेगनर ने अपने इस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए दुनिया के सामने रखे। लेकिन एक बात अवश्य है कि वेगनर ने ये तो साबित कर दिया कि महाद्वीपीय भाग स्थिर नहीं है बल्कि गति करते हैं, और आगे चलकर उनका यही विचार प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार बना।